हम आज की रात जैसे काटते हैं ना और सुबह जैसे होता तो चिंता हो जाती कि आज शायद कम होगा टेम्परेचर, लेकिन आज कल के बजाय आज ज़्यादा टेम्परेचर है। ये कि जो मिलता है वो बहुत कम मात्रा में है। पानी के लिए बड़ा संकट हमारे लिए है। इसके साथ साथ जो अनाज है उस पर बड़ा संकट है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है उससे जो हमारी खेती है वो प्रभावित हो रही है और उससे खाद्यान्न संकट एक भी सामने आ रहा है। जो बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े की बीमारियां हैं, आँख हमारी जो प्रदूषण से, मिस्टर गोयल उनका अभी फ़ोन आया कुछ दिन पहले। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हार श्रृंगार के पौधे तैयार कर रहा हूँ वो मैं आपको दूंगा। अच्छा। उनके यहाँ असल में हार श्रृंगार का करीब 40 साल पुराना पेड़ है। अच्छा। उसके बीज गिरते हैं, हाँ। इकट्ठा करते हैं उनको और पौध तैयार करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उसको याद करेंगे जिसने आपको पौधा दिया था। वाह। और शहरी क्षेत्रों में, जैसे इससे पहले हमने 2 साल पहले हमने चकोतरा को प्रमोट किया था कि चकोतरा के बीज बचाएं। अच्छा। और मेरे कई मित्रों ने उसको किया और एक मेरे मित्र ने उसको फेसबुक डाला कि मेरे पास चकोतरे के कुछ पेड़ हैं, हाँ। पौधे हैं, हाँ। उनको अगर कोई लेना चाहे उससे बचे। जो जलवायु परिवर्तन है उससे बचें, हम सुरक्षित हों, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो आलू है। तो एक 3-4 स्तर बन जाते हैं। आप ज़मीन के अंदर भी कुछ फसल तैयार कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर जो छोटी सतह है उसके ऊपर छोटी सतह की फसल तैयार कर रहे हैं, आप पेड़ पौधे तैयार कर रहे हैं। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि ज़मीन जो है जब हरियाली से ढकी रहेगी तो उसमें नमी नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। उत्तराखंड टाइम में आज खास मेहमान हैं जिन्होंने ग्रीन बैंक, पर्यावरण सुरक्षा और तमाम जल जंगल ज़मीन के संरक्षण के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए हैं। लेकिन हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पर, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का जो असर आज दिख रहा है उस पर भी हम बातचीत करना चाह रहे हैं। उनसे विस्तृत बातचीत करेंगे कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं, पिछले 10 सालों में या पिछले 20 साल पहले यहाँ का मौसम कैसे हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में दिन प्रतिदिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी एक संकट का दौर है। इन तमाम संकटों पे, उनके समाधान पे बातचीत करेंगे। स्वागत है नेगी जी आपका बहुत बहुत। चंदन सिंह नेगी जी हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे एक जानना चाहेंगे कि लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है और हम आज की रात जैसे काटते हैं ना और सुबह जैसे होता तो चिंता हो जाती कि आज शायद कम होगा टेम्परेचर, लेकिन आज कल के बजाय आज ज़्यादा टेम्परेचर है। जो ये संकट पूरे देश में और विशेषकर हिमालय राज्यों में बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट है जी। और धरती के लगातार तापमान होने से जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे जैव विविधता है जी, और जो हमारी संस्कृति है जी, इस सब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य की उपज है। जी, मनुष्य का जो विकास का तरीका है जी, उसने ग्लोबल वार्मिंग को संकट के रूप में हमारे सामने खड़ा किया है। ये लंबे समय से इस पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो विचार करते रहे हैं और उन्होंने आगाह भी किया, लेकिन आज के समय में जिस तरह से धरती बढ़ रही है और गर्म हो रही है, वो अब ये मानना पड़ेगा कि बिल्कुल जो है गले तक पानी भर गया है और इसके समाधान के लिए हमें जो प्रयास करने पड़ेंगे उसके लिए हमें एक लंबा समय चाहिए। अच्छा, जैसे देखिए, ऐसा है ना कि ग्लोबल वार्मिंग पिछले 40-50 सालों का जो दौर रहा है उसमें लगातार जो विकास का ढांचा खड़ा हुआ है उसका एक बड़ा ये रिज़ल्ट है। और हमारी जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पीछे हट रहे हैं। जो समुद्र है उसका जल स्तर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में जो समुद्र के किनारे के शहर हैं जी, वो एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जी,
बड़ी समस्या ये भी है कि जो हमारे वन्य जीव हैं, जी जो जैव विविधता है, वो भी संकट के घेरे में है। जी आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का एक बड़ा संकट है हमारे पास। जी पानी जो पेयजल है जी उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो शुद्ध नहीं मिलता हमें, और दूसरा ये है कि जो मिलता है वो बहुत कम मात्रा में है। तो पानी के लिए बड़ा संकट हमारे लिए है। इसके साथ साथ जो अनाज है उस पर बड़ा संकट है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है उससे जो हमारी खेती है वो प्रभावित हो रही है, और उससे खाद्यान्न संकट एक भी सामने आ रहा है। जो जीवन है वो पूरा का पूरा पूरी दुनिया का, इस धरती का संकट में है, और इसको एक प्रश्न के रूप में जब सामने रखा जाता है तो उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। बहुत सारे पर्यावरण कार्यकर्ता हर बार यही कहते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, और तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं, जो जो पूरी धरती का जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए कई पर्यावरण कार्यकर्ता काम करते हैं, फिर भी असर कम दिखता है। तो हमें लगता है कि हम समन्वित ऐसा क्या प्रयास किया जाए कि हर चीज़ में संतुलन बनाया जाए। ऐसा कोई आपके पास कोई एक मंत्र है, या आपने कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसा प्रयास किया है? देखिए, ऐसा है ना कि जो हमारा जीवन है वो वनों पर आधारित रहा है। जी हमारे पूर्वज वनों पर आधारित थे। जी वनों पर आज बड़ा संकट है। विकास के इस दौर में जब वनों की जो क्षेत्रफल है वो कम होगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए एक बड़ा कारक है। हम जब घर से निकलें तो कम से कम ये सोच के निकलें कि हमें आने वाले समय में इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। हम जब घर में बैठे हों तो ये चिंतन करें कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन है उसके संकट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें इसमें हैं जी। एक तो ये कि जो हमारी मिट्टी है जी। वो दूषित हो रही है। अच्छा जो पेस्टिसाइड है, अच्छा, रासायनिक खादें हैं, वो भी एक उससे कारण हमारी है। हाँ बड़ा कारण है। हीट वेव हाँ, जो है वो भी हाँ, उसका एक कारण है। जैसे यूरिया है, हाँ आप जितना ज़्यादा यूरिया जमीन में डालोगे उतनी धरती सूखेगी, आपको ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिए। हाँ धरती प्रदूषित हो रही है। जो पेस्टिसाइड है, जी, जो रासायनिक क्या कहना चाहिए उसको, जो खाद कीटनाशक है, कीटनाशक है। हाँ। वो उससे धरती हमारी प्रदूषित हो रही है। जो केमिकल है, जो रसायन है, वो जब नदियों में जाता है तो नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। और भी कई तरह की चीज़ें जाती हैं। प्लास्टिक जाता है हमारे यहाँ से। प्लास्टिक जितना पहाड़ों में टूरिस्ट आता है, जितना प्लास्टिक वो पहाड़ों में फेंकता है, वो सारा का सारा कुछ समय के बाद नदी में चला जाता है, और वहाँ से वो धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है। हवा हमारी प्रदूषित हो रही है। जितना शहरी क्षेत्र है वहाँ कम से कम जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं, वाहन चलते हैं, उस तरीके से हमारी जो हवा है वो प्रदूषित, इससे बहुत सारी बीमारियाँ हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े की बीमारियाँ हैं, आँख हमारी जो प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से प्रभावित होती हैं, जो श्वसन तंत्र है वो होता है। तो इस तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होगा लंबे समय तक, बहुत सारे मनुष्यों का, एक पूरे समाज का, तो हमें ज़्यादा डॉक्टर चाहिए। हाँ, ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, ज़्यादा क्लिनिक चाहिए, ज़्यादा अस्पताल चाहिए, ज़्यादा दवाइयाँ चाहिए, और ज़्यादा खर्चा चाहिए। आदमी जो बहुत सीमित साधनों में अपना काम करता है, अपना गुजारा चलाता है, उसके लिए बीमार होना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और इसका एक बड़ा कारण जो है जलवायु परिवर्तन है और ग्लोबल वार्मिंग। वो सीधे सीधे आज संकट हमारे सामने यह है कि हमें अपने जीवन के अस्तित्व को बचाना है, तो उसके लिए हमें आज तैयार रहना पड़ेगा, और उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने कहा कि पेड़ पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन खेती को जो हम जिस तरह से आधुनिक सुविधाओं से हम खेती करते हैं वो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। समय अगर देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश अगर आज से 20-30 साल पहले सतझड़ी लगती थी, 7 दिन तक धीरे धीरे बारिश होती थी, तो पूरा पानी जमीन में जाता था और उसको शोषित करता था, जमीन में नमी बन रहती थी। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश होती है जब, तो एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्लाउड बस्ट,
एक साथ हो जाता है। एक साथ हो जाती है। उससे क्या होता है कि वो पूरा पानी बह जाता है, और इससे जो नुकसान होता है, जनधन की हानि होती है जहाँ पर क्लाउड बस्ट होता है, वो अलग वो अलग है। वो अलग है। तो ये जो, लेकिन इस सबको रोकने के लिए हमें चिंताएं लंबे समय से हैं, लेकिन उसमें उसको रोकने के लिए व्यवहार में क्या करना चाहिए, ये कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो भी उसको कुछ करना नहीं चाहते। बड़ा बड़ा संकट ये है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नेगी जी ने कहा कि जो हम विकास की कहानी लिख रहे हैं और जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संकट है। पर्यावरण ये संकट हम उसको कह सकते हैं कि जिस विकास की बात हम कर रहे हैं वो मेरा विकास कहना भी ये एक है कि पर्यावरण जब संकट है। देखिए, विकास तो होना है, जी जी। पेड़ जितना कम कट सके, जंगल जितना कम कट सके, उसकी कोशिश होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर 1000 पेड़ कहीं कट रहे हैं तो उसकी एवज में कम से कम 5000 पेड़ लगाने की योजना बननी चाहिए। उसके लिए जमीन तय होनी चाहिए, उसके लिए पैसा फंड देना चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए किस तरह का प्लांटेशन हो, किस क्लाइमेट में किस तरह के पौधे लगने हैं, ये भी तय होना चाहिए। तब आप विकास को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा विकास जहाँ एक तरफा विकास हो, जंगल कट रहे हों, जलवायु परिवर्तन की कोई चिंता किए बगैर आप विकास कर रहे हो, तो इस अंधी दौड़ से तो अल्टीमेटली मनुष्य को ही नुकसान होना है। हाँ, मतलब 10 मनुष्यों को सुविधा होगी तो 1000 को नुकसान होगा। देखिए ना, इस शहर में 70 तक पंखे बहुत कम थे। देहरादून शहर में जी। पंखे आने शुरू हुए 70 के बाद जी। आज स्थिति ये हो गई कि बीच में कूलर आए, आज लोग एसी में आ गए हैं। देहरादून का तापमान लोग ये बोलते हैं कि कितना है, 42 है, 43 है, 44 है। कल 43 था। हाँ, 43 था। तो ये जो चिंता है ना आदमी की, ये उस चिंता तो करता है, लेकिन उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल इस पर आना चाहिए आप। तो नेगी जी ने यही कहा कि एक जिस विकास की इबारत हम लिख रहे हैं, वो विकास एक संतुलित विकास हो कि जिससे नुकसान कम हो और लोगों को सुविधा ज़्यादा हो। दूसरा आपका कहना ये है कि परंपरागत खेती को हम बढ़ावा देंगे तो शायद जो हीट वेव, जो धरती में हीट वेव की जो शिकायत आ रही है, वो शायद कम हो सकती है। क्योंकि पेस्टिसाइड और तमाम प्रकार के जो फर्टिलाइज़र हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली रसायन को लेकर के, वो हमारी खेती को गर्म कर रहा है, खेती की जो नमी है उसको ख़त्म कर रहा है, और खेती के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु रहते थे, जो पौधों को भी तरोताज़ करते थे, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के परंपरागत खेती और विकास की जिस अंधी दौड़ में हम चल रहे हैं, उसको हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि कौन सा विकास जो हमारे लिए काम आए, ऐसा विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बहुत दिक्कतें सामने पे आ रही है। जैसे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं। कई जगह तो हमने ये शिकायतें सुनी कि नदियाँ सूख गई है। अभी बाड़िया इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी कि यमुना की जो सहायक नदियाँ थी, 300 से अधिक सहायक छोटी छोटी जो नदियाँ, जिसको हम यहाँ पहाड़ की भाषा में गाढ़ गदेरे कहते हैं, और यमुना नदी को फीडबैक करते थे, 300 से अधिक धाराएं सूख गई है। ये बाड़े इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, मतलब इसको कैसे वापस उन 300 धाराओं में पानी कैसे वापस आ जाए, यमुना या और तमाम, यमुना, गंगा, काली, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, कोसी, ये तमाम नदियाँ जो उत्तराखंड की नदियाँ हैं, और इन नदियों कि दिन प्रतिदिन पानी का जो स्तर है वो घटता जा रहा है। तो वापसी कैसे करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे, और क्या कारण हो सकते हैं इतने सालों में जल्दी यहाँ की नदियों पे संकट आ गया। देखिए, उत्तराखंड में जो नदियाँ हैं उसके 2 स्रोत हैं जी। पहला स्रोत तो ग्लेशियर है जी। हमारी बर्फ पिघलती है जी, और उससे नदी निकलती है, बनती है। जी। दूसरा, उन नदियों के साथ जो सहायक नदियाँ हैं उनका स्रोत घने हमारे सघन वन हैं। वन जब वर्षा होती है तो वनों में पानी रिजर्व होता है और वो धीरे धीरे करके रिसता है, और जो नदियां हैं उनको बड़ा आकार देता है। वो गंगा हो, जमुना हो, और बाकी जो रामगंगा है और बाकी नदियां हैं, वो मूलतः जो वन क्षेत्र से निकलने वाले छोटे छोटे धारे हैं उनसे वो समृद्ध होती है। वनों को बचाना बहुत बड़ी जरूरत है कि वन है तो जीवन है। बिल्कुल। पहाड़ों में जहाँ लोग बसे हैं वहाँ प्राकृतिक स्रोत थे, नॉलेज ने कहते हैं, वहाँ पर लोग बसे हैं। पहाड़ के लोग नदी के पानी से अपना जीवन यापन नहीं करते थे। बिल्कुल। और पहाड़ के लोगों ने जहाँ जहाँ बसे हैं वहाँ नौले थे, और जहाँ पर नौले थे वहाँ पर जीवन था। वहीं पर लोगों ने आसपास खेत बसाए हैं, वहीं पर बसत की है। जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है
तो संकट हमारा वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है। धरती को बचाने के लिए नदियों को बचाना जरूरी है, नदियों को बचाने के लिए वनों का बचाना जरूरी है, और वनों को बचाने के साथ साथ जो चाल खाल हैं पहाड़ों में, जो हम आर्टिफिशियल जो पानी को रोकने के साधन तैयार करते थे, उनको दोबारा से तैयार करने की जरूरत है, ताकि वर्षा का पानी को हम जितना ज़्यादा पहाड़ों में रोक सकें उतना ज़्यादा रोकें उसको। मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने खेती की बात कही थी। जी जी। हिंदुस्तान में जो खेती है रसायन आधारित, उस पर लोगों का ध्यान गया, वैज्ञानिकों को ध्यान गया, जो हमारे कृषि के जो समाज सेवक हैं उनका ध्यान गया, उन्होंने जैविक खेती की तरफ एक रुझान किया है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में प्राकृतिक खेती की तरफ भी लोग आ रहे हैं। जैविक खेती में आप कुछ चीज़ें डालते हैं जो जैविक होती है, उसमें रसायन नहीं होता है, कोई जहर नहीं होता है, जहर मुक्त खेती उसे कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो नई थ्योरी आई है, अच्छा, उसमें प्राकृतिक खेती की तरफ लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बहुत साल हाँ, पहले उसमें क्या है करते थे कि लोग। जैसे आपका एक खेत है, उसमें आप कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे फलदार, हाँ, उसमें आप बड़ी फसल तैयार करेंगे, हाँ, जैसे मक्का, गेहूं, धान। हाँ, उसके बाद उसमें आप जो सब्जियां हैं उनको तैयार करेंगे, बहुत छोटे स्तर पर सब्जियां तैयार करेंगे। उसके बाद जो जमीन के अंदर रहने वाली जो हमारी सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, तो एक 3-4 स्तर बन जाते हैं। आप जमीन के अंदर भी कुछ फसल तैयार कर रहे हैं, जमीन के ऊपर जो छोटी सतह है उसके ऊपर छोटी सतह की फसल तैयार कर रहे हैं, आप पेड़ पौधे तैयार कर रहे हैं। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि ज़मीन जो है जब हरियाली से ढकी रहेगी तो उसमें नमी बनी रहेगी, और जितनी नमी ज़मीन को चाहिए वो उसमें मिल जाती है। ज़मीन के अंदर जो सब्जियां हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो आपको फल देते हैं। बिल्कुल। तो ये, और उसमें जितने पत्ते गिरते हैं ज़मीन में, उससे उसका आच्छादन होता है, हाँ, लेयरिंग बनती है, तो खाद भी बनती है उससे। तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि इसमें आपको खाद की भी जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा समय लगता है इसमें, और बहुत लोगों ने किया है। ऐसा है कि जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ये सब लोग कर रहे हैं। पहाड़ों में तो होती ही प्राकृतिक खेती है अधिकांशतः। हाँ, बिल्कुल। जब लोग नीचे से ऊपर जाते हैं पहाड़ों में और आलू के बीज रखकर चले आते हैं तो प्राकृतिक खेती ही है। लेकिन जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर लोग जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमेशा की तरह आशावादी बातों पे आप ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि निराशावादी का मतलब ये होता है कि आप निगेटिविटी फैला रहे हैं, और ये निगेटिविटी पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। नकारात्मक सोच पूरे पर्यावरण को दूषित करता है ना। खैर, लेकिन उत्तराखंड में बहुत आग लगी साहब। उत्तराखंड नहीं, हिमालय राज्यों में जहाँ जहाँ भी बहुत आग लगी हुई। देखिए, बड़ा कारण तो चीड़ को माना जाता है जी। चीड़ का जो वन है अधिकांशतः वहाँ आग लगती है और लगाई जाती है, दोनों जाने अनजाने लगाई जाती है, लग भी जाती है कई बार। उसके क्षेत्रफल को कम किया जाना चाहिए, काम सरकार का है। हम चाहते हैं कि चीड़ का जो वन क्षेत्र है उसको धीरे धीरे कम किया जाए, चौड़ी पत्ती के, और उसके जगह पर जो स्थानीय जो पेड़ पौधे हैं, जो जैसे भीमल है या उस तरह की चीज़ें जैसे बाज है, उन चीज़ों को आगे बढ़ावा दिया जाए। दूसरा क्या है कि जब हम आग लग जाती है उसको बचाने के लिए जो आदमी बुझाता है उसको, वो बहुत सक्षम नहीं होता और वो बहुत प्रयास सफल भी नहीं होते। इसके लिए जो हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं वो सबसे उत्तम है, और उसका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उससे, जैसे अभी घटना घटी है उसमें कुछ लोग शहीद हो गए हैं वनों की आग को बुझाते हुए, इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं इससे हम बच सकेंगे। और लोगों को जगाना चाहिए, लोगों में जागृति पैदा करनी चाहिए कि अगर कहीं, पहले तो वो आग न लगाएं, अगर गलती से कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए तुरंत जो वन विभाग है और जो सक्षम जो विभाग है उनको सूचना दें, ताकि समय रहते आग को कंट्रोल किया जा सके। तो अल्टीमेटली ये है कि लोक सहभागिता से आग पे काबू पाया जा सकता है। एक लाइन में आपकी भाषा में जैसे आपने कहा है ना, बिना लोक सहभागिता के हम आग नहीं बुझा सकते हैं। खैर, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि चंदन सिंह नेगी जी के प्रयास क्या है। थोड़ा आप अपने अनुसार बोल देंगे, हमें तो पता है, हम आपके बारे में बताएंगे ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जी। आप 2 या 4 या 10 पेड़ लगाकर इतने बड़े संकट का सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल।
मैं पिछले 20-22 साल से राज्य बनने के बाद जी। हमने ग्रीन बैंक का कंसेप्ट तैयार किया। अच्छा। ग्रीन बैंक क्या है? बैंक में हम कुछ पैसा रखते हैं, वो बढ़ता है। हाँ हाँ। जब तक रखेंगे तब तक बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। तो हमने तय किया कि हम जो पौधे हैं घर में तैयार करें। अच्छा, जैसे हमने कैसे मतलब? शहरों के क्षेत्र में अच्छा। जैसे हमने आड़ू खाए, हमने इस बार हमने उसको आड़ू बचाओ अभियान एक ये वाला साल आप हाँ, इस ये साल आपका किया। आड़ू के लिए, आड़ू के लिए। संरक्षण के लिए जी जी जी। हमने क्या किया कि हमने लोगों से कहा कि आप आड़ू खाएं, हाँ, उसके बीजों को धोएं, सुखाएं और घर में छोटी छोटी थैली में उसको रखें। बोएं। अच्छा। बरसात आएगी, हाँ वो पौधे बनेंगे, हाँ। तो लोगों को गिफ्ट करें, उसी पौधे को। उसी पौधे को गिफ्ट करें, अपने यहाँ वाह, लगाएं। अच्छा। तो ये इसमें कुछ खर्च नहीं है, यानी कि प्रत्येक परिवार को ग्रीन बैंक बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, अब फल क्योंकि तो- वो पौधा जहाँ तक जाएगा हाँ। वो फल देगा। जब वाह। तक वो पौधा आपको फल देगा अच्छा। तब तक आप उसको याद करेंगे जिसने आपको पौधा दिया था। वाह। और शहरी क्षेत्रों में जैसे इससे पहले हमने 2 साल पहले हमने चकोतरा को प्रमोट किया था कि चकोतरा के बीज बचाएं, अच्छा। और मेरे कई मित्रों ने उसको किया, और एक मेरे मित्र ने उसको फेसबुक डाला कि मेरे पास चकोतरे के कुछ पेड़ हैं, हाँ। पौधे हैं, हाँ। उनको अगर कोई लेना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। वाह। उसका एक पौधा नहीं बचा। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि लोग चाहते तो हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास अगर करें तो ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। और अगर मेरे साथ कुछ लोग और ग्रीन बैंक तैयार करते हैं, उन पौधों को लोगों को बांटते हैं, तो हर घर में अगर एक 10-20 पौधे होंगे, फल भी खाएंगे, हरियाली रहेगी। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इस ग्लोबल वार्मिंग में हम एक छतरी की ज़रूरत है जो ग्रीन बैंक दे सकता है। हम अपने घर के आसपास अगर पौधे लगाते हैं, हाँ। पपीते के पौधे लगाएं, अमरूद लगाएं, आड़ू लगाएं, आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, हाँ। उसको न लगा के सहजन के पौधे तैयार करें, उनको लगाएं, केले के पेड़ लगाएं। तो ये सब चीज़ें घर के आसपास अगर आपके रहेंगी, कुछ पेड़ पौधे रहेंगे। लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि साहब हमारा तो पूरा वॉल टू वॉल फर्श है, तो मैंने उनसे कहा भैया ड्रम ले आओ। हाँ। ड्रम लाओ, हाँ। ड्रम में मिट्टी भरो, उसमें पौधे तैयार करो। अल्टीमेटली घर को बचाने के लिए गर्मी से हमारे घर के आसपास पौधे तैयार करें और पेड़ बनाएं उनको, तभी ये धरती बच सकती है और हमारा घर बच सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जो अम्ब्रेला है, होम अम्ब्रेला, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं हो सकता। लेकिन वो जो सक्सेस स्टोरी है ना आपके पास, जब आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया और आप जगह जगह जिस घर में जाते हैं तो आप तो गिफ्ट देते हैं एक पौधा उनको, फिर वो पौधा जब बड़ा होता है तो उनको आपको मैसेज कर देते हैं कि आपका दिया हुआ पौधा अब फल दे रहा है, तो आप फल खाने आ जाइए। ऐसा है। ऐसा भी तो हुआ। ऐसी कोई स्टोरी आपके पास कई कहानियाँ हैं, लेकिन जो जगह जगह हम सुनते हैं लोगों से, तो आज आपके मुंह से उस कहानी को सुनना चाहते हैं, एक सक्सेस देखिए, ऐसा है स्टोरी। कि एक मेरे मित्र हैं, उनका सीमा द्वार के पास उन्होंने मकान बनाया जी। तो गृह प्रवेश में उन्होंने हमें बुलाया, तो मैंने उनको 2 पौधे उनको भेंट किए। एक तो तुलसी का पौधा था, अच्छा। जो उनकी धर्मपत्नी ने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत खुश हुई अच्छा। कि हमारे घर में गृह प्रवेश करते ही तुलसी का पौधा आ गया है। वाह। लेकिन दूसरा पौधा मैंने ना आड़ू का दिया था। अच्छा। ये, कोरोना से पहले की बात है, 19 की बात है। मैंने उनको आड़ू का पौधा दिया था, तो वो उनके साहब ने कहा कि अरे कहीं लगा दो किनारे में, थोड़ी उनकी जगह थी। तो मैंने कहा फाड़ा दो, मैं लगाता हूँ। तो मेरे साथ गए और वो लगा दिया। कोरोना के टाइम पे उनका फ़ोन आया कि भाई जी आजकल तो हम आड़ू खा रहे हैं। वाह। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा अगर ये कोरोना नहीं होता मैं आपके लिए भी लेके आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाजार से खरीद लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको याद नहीं है, आपने जो पौधा दिया था हमें वो बड़ा हो गया है और उसके पेड़ के जो आड़ू है वो हम खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं बिना आड़ू खाते हुए मैं बहुत खुश था। तो ये बहुत बड़ा और बहुत प्रिय अनुभव था मेरे लिए। इस तरह के कई लोग हैं जो जिनको हम कुछ चीज़ देते हैं तो हमें लंबे समय तक याद करते हैं। यहाँ मेरे मित्र हैं मिस्टर गोयल, उनका अभी फ़ोन आया कुछ दिन पहले। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हार श्रृंगार के पौधे तैयार कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको दूंगा। अच्छा। उनके यहाँ असल में हार श्रृंगार का करीब 40 साल पुराना पेड़ है। अच्छा। उसके बीज गिरते हैं, हाँ। इकट्ठा करते हैं उनको और पौध तैयार करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको हार श्रृंगार के पौधे बरसात में दूंगा, तो हम किसी को दे देंगे। हाँ। लोग अपने घर के बाहर लगाएं। लोग क्या, हमारा कहना है कि जो घर की बाउंड्री है उसके बाहर अगर सड़क चौड़ी है तो वहाँ पर ही एक छोटा पौधा इस तरह लगा सकते हैं। तो जितने घर के आसपास हरियाली होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो क्लाइमेट है वो गर्म होने से बचेगा। बिल्कुल। आज हमने चंदन सिंह नेगी जी को सुना है और आप देहरादून की वो शख्सियत है जो
जब भी कोई शुभ दिन आता है, प्रत्येक महीने जो हमारे जो मेमोरियल डे हैं, वो हमेशा पौधा गिफ्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद इतने पौधे लोगों के घरों में होंगे, और अगर बचा हुआ है देहरादून का पर्यावरण तो इसीलिए बचा हुआ है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो निराशावादी नहीं है। कभी भी वो ये नहीं कहते कि जैसे देहरादून में विकास हो रहा है, परेड ग्राउंड के पूरे पेड़ कट गए, सैदारा रोड के पेड़ कट गए, राजपुर रोड के पेड़ कटने वाले हैं, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि क्यों कट रहे हैं। वो कहते हैं कि विकास के साथ साथ विनाश नहीं होना चाहिए। हमें विकास को तभी स्वीकार करना चाहिए जब हम उसके लिए कुछ करें जिसके लिए हम सवाल उठाते हैं। तो आपने बहुत पेड़ लगाए, और अगर जिनको देखना होगा तो चंदन सिंह नेगी जी के पास आएँ और उनको देखें। लेकिन आपकी बात को सुन करके लोग सुनना चाहते हैं कि आज की स्थिति में जैसे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हर साल बरसात के मौसम में जी 5 पौधे तैयार करें, जी उनको अपने घर में लगाएं, जी आसपास की जो खाली जगह है वहाँ पर लगाएं, और हर साल लगाएं, ताकि आने वाले 20-25 सालों में जो आप पौधे तैयार करें वो पेड़ बने और आपको छाया दें, हमारे समाज को छाया दें। जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचें, जो जलवायु परिवर्तन है उससे बचें, हम सुरक्षित हों, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सुरक्षित हो। क्या बात है। तो नेगी जी का संदेश यही है कि पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, और जो पौधा आप लगा दें वो पेड़ बने। और इसी संदेश के साथ आपका नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका समय, कीमती समय हम लोगों ने लिया है। अगली कड़ी में ऐसी ही किसी दूसरी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।